हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनवरी 17 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे थर्ड पेपर में पूछे गए थे कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो गाइस, इस वीडियो में इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जून 2012 ऑनवर्ड्स हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जनवरी 17 तक के। वो वीडियोस आपने चेकआउट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप वीडियो के मिल जाएंगे। सो ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियोस भी चेक करनी है। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 विद आइटम ऑफ लिस्ट 1। सो चेक करना है केयरफुली और उसके बाद ही मैचिंग करना है। सो आंसर पे बाद में जाएंगे, पहले हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे लिस्ट 1 में क्या है और लिस्ट 2 में क्या है। देन हम डिटेल में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक के। सो लिस्ट 1 इज नोन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ डिमांड। नोन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप मीन्स कि जब प्राइस में और क्वांटिटी में रिलेशनशिप नहीं होता है तो क्या होगा। देखो, जब हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड हमारा क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे। जैसे ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अगर ये हमारा इधर शिफ्ट होता है तो हम कहेंगे दिस वन इज इंक्रीज इन डिमांड कर्व, राइट। और अगर हमारा ये इस तरफ शिफ्ट होता है तो हम इसको कहेंगे दिस वन इज डिक्रीज इन डिमांड कर्व। इट मीन्स कि भाई आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, आपका प्राइस चेंज नहीं होता है, बाकी अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से आपकी जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, राइट। सो नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप में हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अभी अगर आपके माइंड में ये पॉइंट आ रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने पे डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वो जैसे कि भाई आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में क्या चेंज हुआ है, कंज्यूमर्स के टेस्ट में क्या चेंज हुआ है, लाइक उनके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। सो इस तरीके से बाकी अदर फैक्टर्स हैं। प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे। सो हमारा फर्स्ट का ए का 3 मैच होगा। तो आपको ये चेक करना है कि भाई इन चारों कोडिंग में ए का 3 कौन सा है। तो आप चेक करोगे ए का 3 हमारे थर्ड ऑप्शन में है और जिस स्टूडेंट को सिर्फ ये पॉइंट पता था उसके बेस पे आप करेक्ट ऑप्शन करके मार्क करके आ जाते। सो मेक श्योर कि मैचिंग के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, बहुत ही ज़रूरी है। मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करती हूँ कि अगर आपको एक भी ऑप्शन पे श्योरिटी है, आपको इन चारों आइटम्स में से एक पे भी श्योरिटी है, आप उसी को मैच करो और उसके बेस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस राइज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं सो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा प्राइस इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। मैं बात करूं गिवन गुड्स की, सो गिवन गुड्स के केस में हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है एंड हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड price effect is also positive in case of given goods and income effect is greater than substitution effect. So basically inferior goods की भी बात करेंगे। inferior goods के केस में substitution effect greater than होता है income effect से। तो आपको ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने हैं, आपको ये तीनों पॉइंट पता होने चाहिए, उसके बेस पे ही आप मैच कर पाओगे, ठीक है। सो ये थोड़ा डिटेल में आता है कि वाई देयर इज इनकम इफेक्ट मोर देन, वी कैन से दैट वाई इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड्स एंड वाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। सो दोनों के अपने अपने रीजंस हैं, अपने अपने पॉइंट्स हैं। सो किसी और वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो वो कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली हम अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो इनकम इफेक्ट आपका बेसिकली हम बात करें ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन गुड्स, सो हमारा बी का 4 मैच हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, सो
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था, आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करें तो जो भी अजम्पशंस हैं हमारी वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जो अजम्पशंस होती हैं उनमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि भाई इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है या कौन सी अजम्पशन है, राइट। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा दिया था बेसिकली हिक्स एंड ओल्डन ने। सो बेसिकली आपको नेम पता होना चाहिए, एंड कार्डिनल का मार्शल ने दिया था आई थिंक, राइट, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की अपनी अजम्पशंस हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है और वो चेंज नहीं होती है। कंज्यूमर अपनी इनकम को टू गुड्स पे स्पेंड करता है जो गुड सब्स्टिट्यूट होते हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंस दो गुड के लिए वेल डिफाइन होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, कंज्यूमर रेशनल होता है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। और ट्रांजिटिविटी होती है और कंसिस्टेंसी होती है उसके चॉइस में। सो ये कुछ अजम्पशंस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड है। देन डी का प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ डिमांड, contraction of demand, extension of demand. So this diagram is related to extension of demand and this diagram will be related to contraction of demand, right? So what is extension of demand? मान लेते हैं कि हमारा पहले प्राइस इतना था और उस पर इतनी क्वांटिटी थी। प्राइस के कम होने पर जब हमारी डिमांड चेंज हो जाती है तो इसको हम कहेंगे दिस वन इज इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स प्राइस के डाउन जाने पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड डायग्राम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इन केस इफ प्राइस विल राइज देन डिमांड विल ऑटोमेटिकली फॉल। सो प्राइस के राइज होने पर डिमांड आपकी अगर डिक्रीज होती है, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो वी कैन से दैट ये हमारा डायग्राम होता है। सो प्राइस के चेंज होने पे इसमें बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और प्राइस में चेंज होता है। इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बाकी अदर फैक्टर्स में चेंज होता है और उसमें हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। सो डी का हमारा फर्स्ट मैच हो जाएगा, राइट। सो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो थर्ड आंसर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज एज फॉलोज। सो टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, हमें बताना है what would be the level of optimum output. Now the point is what is the optimum level of output? Optimum level of output means कि जहाँ पर प्रोड्यूसर की एवरेज कॉस्ट या हम ये कहें कि पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आती है, उस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट or we can say that per unit cost is minimum. So can we calculate the average cost? Yes, absolutely. The formula for average cost is total cost divided by like quantity. So हमारा आ जाएगा per unit cost. So now क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफरेंशिएशन वगैरह से भी हम कर सकते हैं, बट एग्जाम में कई बार नहीं आता है। जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल फंडा मैं आपको बताती हूँ। जैसे सिंपल हम मान लेते हैं कि भाई अगर आपका आउटपुट 5 यूनिट है, आपका आउटपुट अगर 5 यूनिट होगा तो आपको ये 5 यूनिट में भाई कितनी टोटल कॉस्ट आएगी, ये इस फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने ये 5 यूनिट की वैल्यू पुट ऑन की तो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी 275 और टोटल कॉस्ट को जब हम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट आएगी 55, राइट। इस तरीके से सिंपल आप ये चारों की कैलकुलेट करोगे तो इन चारों का हम कैलकुलेट जब करते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट 450 और जब 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है एंड एवरेज कॉस्ट 45। देन इन द केस ऑफ थर्ड ऑप्शन जब हमारी आउटपुट यूनिट 12 यूनिट्स होंगी देन टोटल कॉस्ट विल बी 548 एंड एवरेज कॉस्ट विल बी 45.67. And in case of the last option where quantity is 15 units, then in this case total cost will be 725 and the number of unit is 15. Total average cost will be 4833. Now the point is what will be the optimum level of output. So optimum level of output is the point where average cost per unit is minimum. So where is the average cost minimum? Which one is minimum? 55, 48.33, 45.67 or 45? Which one is minimum? Obviously 45 is the minimum. So
जब 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन होगा देन इस केस पे मिनिमम एवरेज कॉस्ट होगी और ये ऑप्टिमम लेवल हम ट्रीट करेंगे। सो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था, कभी भी प्रॉब्लम में आ जाओ तो ये फंडा याद रखना, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज द लेवल वेयर पर यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज short-term demand and total cost function of a monopoly firm are as under, and we have given demand function, price function, cost function और हमें profit maximizing output निकालना है प्योर मोनोपोली फर्म के लिए। सो प्योर मोनोपोली फर्म profit maximizing output. So profit maximizing output is the point where the gap between TR and TC is maximum. So basically gap between TR and TC is maximum is the point of profit maximization. Now how to calculate total revenue and how to calculate total cost in this question. So simply when we multiply price into quantity we will get total revenue, and we have given total cost function in our question. Just simply we have to put the value of quantity, right? Now question कैसे करना है, देखो question ये भी simple है। रैंडमली आप इन चारों ऑप्शंस में कैलकुलेट कर लो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, और इनमें गैप किसका कम ज़्यादा है आप देख लोगे और मैक्सिमम फाइंड आउट हम इजीली कर लेंगे। सो आपको मैं 2 करके दिखाती हूँ, बाकी के 2 आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जब हमारा आउटपुट लेवल 20 यूनिट्स होगा तो भाई आउटपुट लेवल 20 यूनिट्स हैं, देन हमारा प्राइस कितना होगा, मैं इस फंक्शन में क्यू की वैल्यू पुट ऑन कर दें, ठीक है। तो मेरा प्राइस आया 400। नाउ प्राइस मेरे पास है तो मैं क्वांटिटी फंक्शन में, डिमांड फंक्शन में वैल्यू पुट ऑन करके और मुझे पता चल जाएगा कि कितने डिमांड हुई है। सो ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी 20 यूनिट्स, राइट। हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। Price is 400 and the quantity is 20 units. The total revenue is 8,000 rupees. Now total cost कैसे calculate करेंगे? Simply just put on the value of quantity in this total cost function. 50 plus 20 into 20 plus 20 square. So हमारी ये total cost आएगी 7150. Like no, it's will be 850. Sorry. 850 हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। 400 400 800 प्लस 50। नाउ प्रॉफिट कितना होगा, द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज 8000 एंड टोटल कॉस्ट इज 850, सो द प्रॉफिट इज 7150। प्रॉफिट कैलकुलेट करना आया आपको। सेम इसी तरीके से आप बाकी यूनिट्स का भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है जब 40 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है, तब बेसिकली हम कहें कि टोटल कॉस्ट उस केस में आएगी 2450 एंड टोटल रेवेन्यू इस केस में आएगा 12,000 और इन दोनों का गैप होगा 9550। सो सिंपली मैंने आपको एक ऑप्शन करके दिखाया है, बाकी वाले आप खुद से कैलकुलेट करके देखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पॉइंट माइंड में फिक्स हो जाएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज द पॉइंट वेयर द गैप बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम, राइट। सिंपल फंडा है, ध्यान रखना। सिंपल सा पॉइंट है कि भाई मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा कि भाई मेरी जब रेवेन्यू है मान लेते हैं 1000 रुपीज़ और मेरी टोटल कॉस्ट आई है 200, इस केस में मेरा प्रॉफिट है 800 रुपये। मान लेते हैं कि मेरी रेवेन्यू है 1200 और मेरी टोटल कॉस्ट है 800, मेरा प्रॉफिट कितना है 400। मेरी रेवेन्यू है 1000 रुपीज़ एंड माई टोटल कॉस्ट इज 100 रुपीज़, द प्रॉफिट इज 900। सो विच वन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट? ऑब्वियसली दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्राइसिंग अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज अ मोर कॉमन प्रैक्टिस। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई मार्केट सिचुएशन ऐसी कौन सी होगी जहाँ पे प्राइसिंग प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा हो। मार्केट में
किसी प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है 100 रुपये और सेलर चार्ज कर रहा है 130 रुपीज़, तो भाई ये ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन रीड करता है, market where the selling firm faces perfect competition situation. So perfect competition is the point where are many sellers, many buyers and the product is homogeneous. So homogeneous means similar product के लिए seller high price charge नहीं कर सकता prevailing market price से। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टमाटो मार्केट की कि भाई अब मुझे लेने जाना था टमाटो और मेरी सोसाइटी में है 4 शॉप, सबके पास सिमिलर टमाटो है, बट एक बंदा कहता है कि भाई मार्केट में प्राइस है 50 रुपीज़ के जी का, बट प्रियंका मैं आपको 70 रुपीज़ के जी में दूंगा, तो मैं क्यों बाय करूंगी? जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म है तो भाई जो मार्केट में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस वहां पे डिटरमाइन होता है, ऐसा हमारा डायग्राम होता है। तो भाई आप ज़्यादा हाई प्राइस तो चार्ज कर ही नहीं सकते हो। सिंपल पॉइंट, आंसर फर्स्ट नहीं होगा। Second is marketers market where the selling firm want to gain popularity of the product having high cross elasticity of their demand। देखो, अगर आपकी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी है, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स कि आपने अगर अपना प्राइस 10% ज़्यादा किया तो इट मीन्स कि आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, आपकी डिमांड मोर देन 10% कम हो जाएगी, लोग दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, अपना प्रोडक्ट का टेस्ट चेंज कर लेंगे, वो शिफ्ट कर जाएंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपको चेक करनी है, ठीक है। तो भाई अगर आपकी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी है तो आप मार्केट से ज़्यादा प्राइस तो चार्ज किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भैया प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से ज़्यादा चार्ज करो, बट यहाँ पे हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो। देखो सिंपल पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी सोसाइटी में 4 शॉप हैं जहाँ से मैं नॉर्मली ग्रोसरी वगैरह बाय करती हूँ, ठीक है। अब अगर एक वेजिटेबल सेलर ने अपने वेजिटेबल्स का प्राइस ज़्यादा कर लिया, मोर देन 10% उन्होंने इंक्रीज कर लिया, तो उसको भी पता है कि दूसरे जो सेलर्स हैं, कंज्यूमर्स उन पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, मोर देन प्राइस चेंज, तो ऑब्वियसली वो हाई प्राइस चार्ज करेंगे ही नहीं। सिंपल पॉइंट। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि भाई बाकी थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है मार्केटर्स वेयर सेलिंग फर्म्स हैव एंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन। सो मैच्योरिटी की स्टेज अगर होगी तो भाई मैच्योरिटी की स्टेज में कभी भी सेलर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से हाई चार्ज नहीं कर सकता है। उसको थोड़ा डर रहता है कि भाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे, प्राइस चार्ज करा तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और वो मैच्योरिटी पीरियड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। नाउ एज वी नो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, बट रीज़न क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। सो मार्केटर इन मार्केट वेयर सेलर्स rely on their customers' high propensity to consume a prestigious commodity। देखो सिंपल एग्जांपल अगर हम समझते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक एप्पल का मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एप्पल लाइक फ़ोन, आईपॉड वगैरह ये सब आते हैं, राइट। अब सिंपल समझते हैं कि भाई एप्पल की वॉच में जो भी फंक्शंस हैं वो सेम फंक्शंस हम एज्यूम करते हैं कि भाई सैमसंग ने अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च की उसमें भी हैं, बट द पॉइंट इज कि एप्पल के प्रोडक्ट्स का अपना अलग स्टेटस है, कंज्यूमर्स की हाई प्रोपेंसिटी है कि एप्पल हर साल एक नया वर्जन अपना फ़ोन का इंट्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर्स के पास आईफोन 11 होता है, बट फिर भी वो सोचते हैं कि भाई एक साल में ही हम शिफ्ट करके जो अपडेटेड नया फ़ोन आएगा हम उसको बाय करेंगे, चाहे प्राइस कितना भी हाई हो। इट मीन्स कि जब सेलर ये रिलाय करता है कि कस्टमर की हाई प्रोपेंसिटी है, कस्टमर का नेचर है कि वो एक पर्टिकुलर प्रेस्टीजियस कमोडिटी को हाई प्राइस में भी बाय कर लेगा, इस केस में मार्केटर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से हाई प्राइस चार्ज करता है, राइट। सो गाइज आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया है और आपको क्वेश्चन भी समझ में आया है। सो वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल तो हम ये इकोनॉमिक्स की पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे,
और आपको रिविजन में भी हेल्प मिलेगी हमारे इन वीडियोस से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। बाय, थैंक यू।